सभी का स्वागत है। आज हम लेज़ली पाइक की किताब अ सोशल अफेयर पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। ये एक रोमांटिक ड्रामा है, पर सिर्फ रोमांस नहीं है इसमें। इसमें सोशल मीडिया की परतें, झूठी पहचान का वो जाल है, गहरे भावनात्मक जुड़ाव है और फिर धोखा भी है। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के सारांश और विश्लेषण के कुछ अंश हैं और हमारा इरादा है कि इनमें छिपे जो मुख्य किरदार हैं उनका सफर, कहानी के मोड़ और इसके पीछे के बड़े सवालों को समझें। हाँ, खासतौर पर ये कि डिजिटल दुनिया में रिश्ते कितने असली हैं, कितने खतरनाक हो सकते हैं। सही। जानते हैं, ऑनलाइन दुनिया की एक बात तो है, कनेक्ट करना कितना आसान लगता है ना, हाँ, बस चंद क्लिक्स। और आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, पर क्या वो जुड़ाव, वो पहचान हमेशा सच्ची होती है? यही तो सवाल है। अ सोशल अफेयर हमें इसी सवाल के बिल्कुल बीच में ले जाती है। ये कहानी उन डिजिटल नकाबों के पीछे झांकने की कोशिश है जहां भावनाएं भी एक खेल बन सकती हैं। तो कहानी की धुरी है ग्रेस फेयरमोंट। सूत्रों के मुताबिक वो एक समझदार, अपने करियर में कामयाब महिला हैं। जी। लेकिन निजी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये खालीपन है और वो अपने अतीत की कुछ बातों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, और ऐसी स्थिति में इंसान अक्सर एक सहारे की, एक कनेक्शन की तलाश में होता है। बिल्कुल, है ना? हाँ, और यही कहानी में एंट्री होती है डेविड की। वो ऑनलाइन मिलता है, आकर्षक है, थोड़ा रहस्यमयी सा। अच्छा, स्रोत बताते हैं कि वो ग्रेस को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर लेता है। कैसे? वो उसकी तारीफ करता है। उसे लगता है कि कोई है जो उसे वाकई समझ रहा है, उसकी परवाह करता है। वो भावनात्मक सहारा देता है जो शायद ग्रेस उस वक्त सबसे ज्यादा खोज रही थी। हाँ बिल्कुल, ये समझना मुश्किल नहीं कि ग्रेस क्यों उसकी तरफ खिंचती चली गई। जी। जब कोई आपकी कमियों के बजाय आपकी खूबियों पर ध्यान दे, आपको खास महसूस कराए, तो एक तरह का विश्वास तो बनने ही लगता है। सही कहा। खासकर तब जब आप पहले से ही थोड़े अकेले हों। हाँ, यहीं से उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। शुरुआती दौर तो काफी सपनों जैसा लगता होगा। सपनों जैसा, हाँ, लेकिन जैसा अक्सर सपनों के साथ होता है, वो हमेशा हकीकत नहीं होते। अच्छा। कहानी का असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। वो परफेक्ट तस्वीर जो डेविड ने बनाई थी, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। ओहो। धीरे धीरे संकेत मिलने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर आता है वो मोड़ जहां सब कुछ उलट पुलट जाता है। ये सिर्फ शक नहीं रहता, बल्कि सच्चाई सामने आने लगती है। सही कहा। देखिए, विश्लेषण बताते हैं कि ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। परत दर परत डेविड की असलियत खुलती है। क्या पता चलता है? पता चलता है कि उसकी पूरी पहचान, उसका व्यक्तित्व, उसकी कहानी, सब कुछ गढ़ा हुआ था। क्या मतलब? मतलब वो असल में वो इंसान था ही नहीं जो वो होने का नाटक कर रहा था। और ये सिर्फ नाम या नौकरी का झूठ नहीं था। नहीं, ये कहीं ज्यादा गहरा था। ओह। ये भावनाओं का, विश्वास का धोखा था। उसने ग्रेस की जरूरतों, उसकी कमजोरियों को समझा और उसी का इस्तेमाल करके एक झूठा रिश्ता बनाया। बाप रे, मतलब ये कोई छोटा मोटा झूठ नहीं था, ये तो पूरी तरह से एक भावनात्मक जालसाजी थी। बिल्कुल, सोचा समझा। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रेस के लिए ये कितना कितना भयानक रहा होगा। हाँ, अचानक ये जानना कि जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, जिससे वो भावनात्मक रूप से इतनी जुड़ गई, वो असल में है ही नहीं। एक धोखा, एक छलावा मात्र है। जी, वो खुद को यकीनन एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंसा हुआ पाती है। भावनात्मक शोषण, अनिश्चितता, और शायद खुद पर भी शक होने लगता होगा कि वो किसी पर कैसे भरोसा कर सकती है अब। हाँ, ये स्थिति इंसान को अंदर तक हिला देती है। और यहीं से कहानी हमें उन बड़े मुद्दों की तरफ ले जाती है जिन्हें लेखक ने उठाया है। चलिए उन पर ही बात करते हैं। पहला और शायद सबसे साफ दिखने वाला मुद्दा है सोशल मीडिया और पहचान का धोखा। आजकल तो हर कोई ऑनलाइन अपनी सबसे अच्छी तस्वीर पेश करना चाहता है, लेकिन ये कहानी तो इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। बिल्कुल। स्रोत विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि ये कहानी दिखाती है कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक ऐसी जगह बन सकते हैं जहां लोग बड़ी आसानी से अपनी एक मनचाही, तराशी हुई पहचान गढ़ लेते हैं। हाँ, जो असलियत से बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल, असल जिंदगी से बिल्कुल अलग। लोग अपनी असुरक्षाएं, अपनी खामियां छुपाकर एक आदर्श व्यक्तित्व का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषण बताते हैं कि यह सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि कई बार ये दूसरों को जानबूझकर धोखा देने, उनका फायदा उठाने का एक सोचा समझा तरीका बन जाता है। जैसे डेविड ने किया। हाँ, डेविड का किरदार इसी का एक चरम उदाहरण है। सही है। मतलब ये सिर्फ थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताना नहीं है, ये पूरी तरह से एक फर्जी दुनिया बनाना है। जी। और इसी से जुड़ा दूसरा अहम पहलू है भावनात्मक भ्रम और विश्वासघात। जैसा आपने कहा, डेविड ने ग्रेस की भावनाओं का इस्तेमाल किया।
हाँ, और ये कहानी इस बात को बहुत बारीकी से दिखाती है। देखिए, ग्रेस का भावनात्मक निवेश ही उसे इस धोखे का शिकार बनाता है। डेविड ने जिस तरह सहानुभूति और समझदारी का नाटक किया, उसने ग्रेस के मन में गहरा विश्वास पैदा कर दिया। और डिजिटल दुनिया में ये शायद आसान भी है। हाँ, बिल्कुल। जहां हम सामने वाले को शारीरिक रूप से देख नहीं सकते, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, वहां शब्दों और प्रोफाइल के जरिए ऐसा भ्रम पैदा करना ज्यादा आसान हो जाता है। विश्लेषण इस ओर इशारा करते हैं कि डिजिटल माध्यम भावनात्मक हेरफेर मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन को एक नया आयाम देता है। आप किसी की प्रोफाइल देखकर, उसकी लिखी बातें पढ़कर एक छवि बना लेते हैं, पर वो छवि कितनी सच्ची है ये जानना मुश्किल होता है। सही। कहानी ये भी दिखाती है कि ऑनलाइन बना विश्वास कितना नाजुक हो सकता है। जो आज बहुत अपना लग रहा है, कल वो एक अजनबी या उससे भी बदतर एक धोखेबाज निकल सकता है। डरावना है। ये माध्यम अगर सावधानी ना बरती जाए तो भावनात्मक शोषण के लिए बहुत उपजाऊ जमीन साबित हो सकता है। ये सब सुन के तो काफी निराशाजनक लगता है, लेकिन क्या कहानी सिर्फ इसी धोखे और दर्द पर आकर रुक जाती है? मैंने सुना है कि इसमें ग्रेस के सफर का एक और पहलू भी है। हाँ, और वो पहलू इस कहानी को बहुत जरूरी बना देता है। ये सिर्फ एक पीड़ित की कहानी नहीं है। अच्छा। ये डर, सदमे और विश्वासघात से गुजरकर आखिरकार अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने और आत्म सशक्तिकरण यानी सेल्फ एम्पावरमेंट की ओर बढ़ने की भी कहानी है। अच्छा। ग्रेस टूटती है, बिखरती है, लेकिन वो वहीं पड़ी नहीं रहती। ये दिलचस्प है। मतलब वो इस अनुभव से कुछ सीखती है और शायद ज्यादा मजबूत बनकर निकलती है। बिल्कुल। स्रोत विश्लेषण इस बात पे जोर देते हैं कि ग्रेस की यात्रा दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात भी इंसान को, खासकर महिलाओं को, अपनी शक्ति का एहसास करा सकते हैं। वो धीरे धीरे इस धोखे के जाल से बाहर निकलती है, सच का सामना करती है और अपने जीवन का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेती है। आसान नहीं रहा होगा ये? बिल्कुल नहीं। ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन ये उसे बदल देता है। वो सिर्फ एक विक्टिम बनकर नहीं रह जाती, बल्कि एक सर्वाइवर बनती है जो अपने अनुभव से सीखकर आगे बढ़ती है। ये कहानी का एक बहुत सकारात्मक पहलू है। हाँ, और प्रेरणादायक भी। तो ये कहानी हमें एक तरह से आगाह भी करती है और उम्मीद भी देती है। हाँ। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि ऑनलाइन रिश्तों का सच आखिर है क्या? क्या हमें हर ऑनलाइन मुलाकात को शक की नजर से देखना चाहिए? क्या डिजिटल दुनिया में भरोसा करना ही बेवकूफी है? ये बहुत अहम सवाल है और कहानी इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती। मुझे लगता है विश्लेषण ये बताते हैं कि कहानी का मकसद ये कहना नहीं है कि सारे ऑनलाइन रिश्ते झूठे या खतरनाक होते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, कई अच्छे रिश्ते भी बनते हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग ऑनलाइन मिलते हैं और अच्छे सच्चे रिश्ते बनाते हैं, लेकिन ये कहानी डिजिटल रिश्तों की जटिलता और उनमें छिपे जो संभावित खतरे हैं उनको उजागर करती है। अच्छा। ये दिखाती है कि ऑनलाइन दुनिया में सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है और पहचान को सत्यापित करना मतलब वेरीफाई करना कितना मुश्किल हो सकता है। तो मतलब ये एक तरह की चेतावनी है कि आंखें खुली रखो, सावधान रहो। हाँ, इसे एक तरह की सावधानी बरतने की सलाह कह सकते हैं। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम ऑनलाइन दुनिया में कितनी आसानी से भरोसा कर लेते हैं और क्या हमें थोड़ा और आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल होने की जरूरत है। संतुलन बनाने की बात है शायद। बिल्कुल, एक संतुलन बनाने की बात है पूरी तरह। अविश्वास भी ठीक नहीं, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कहानी शायद यही सवाल उठा रही है कि हम इस संतुलन को कैसे साधें। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो लेस्ली पाइक की अ सोशल अफेयर, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, आज के जमाने के लिए एक काफी जरूरी कहानी लगती है। हाँ, बहुत। इसका क्या महत्व है हमारे लिए आज के डिजिटल युग में? इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये कहानी हमें उस दुनिया का आईना दिखाती है जिसमें हम जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन बीतता है। सही बात है। ये दिखाती है कि इस ऑनलाइन स्पेस में भावनाओं का खेल कितना आसान और कितना विनाशकारी हो सकता है। किसी के भरोसे का इस्तेमाल करना, किसी को भावनात्मक रूप से तोड़ देना, ये सब डिजिटल पर्दे के पीछे ज्यादा आसानी से हो सकता है। इसलिए ये कहानी एक तरह से हमें डिजिटल साक्षरता मतलब डिजिटल लिटरेसी का पाठ पढ़ाती है कि ऑनलाइन इंटरेक्शंस में समझदारी, सावधानी और सत्यापन वेरिफिकेशन कितना जरूरी है। हाँ,
और जैसा हमने बात की, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। जी। ग्रेस की यात्रा, धोखे से गुजरकर अपनी ताकत पहचानने तक का सफर बहुतों के लिए प्रेरणा बन सकता है। निश्चित रूप से। शायद वो लोग जिन्होंने कभी ऑनलाइन दुनिया में कुछ नकारात्मक अनुभव किया हो, वे ग्रेस की कहानी से जुड़ाव महसूस कर सकें। बिल्कुल। ये सिर्फ एक काल्पनिक किरदार की कहानी न रहकर बहुत से लोगों की असल जिंदगी की मुश्किलों और उनकी हिम्मत का प्रतिबिंब बन जाती है। ये दिखाती है कि गिरने के बाद उठना मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। ये उम्मीद जगाती है कि बुरे अनुभवों से भी सीखा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज की इस बातचीत में हमने अ सोशल अफेयर के आईने में देखा कि कैसे सोशल मीडिया पर पहचानें गढ़ी और बिगाड़ी जा सकती हैं। कैसे मासूम लगने वाले भावनात्मक जुड़ाव भी धोखे का हथियार बन सकते हैं। सही। और सबसे अहम, कैसे इन मुश्किल चुनौतियों से जूझकर भी कोई अपनी ताकत वापस पा सकता है, यानी आत्म सशक्तिकरण हासिल कर सकता है। सही कहा। और ये कहानी हमें जाते जाते गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? इस डिजिटल युग में जहां अपनी असलियत छुपाना इतना आसान है, हम आखिर विश्वास कैसे बनाते हैं? ये तो है। और उससे भी जरूरी सवाल, हम उस विश्वास की प्रामाणिकता को कैसे परखते हैं? हाँ, कैसे पता करें कि सामने वाला सच बोल रहा है? बिल्कुल। क्या ऑनलाइन दुनिया में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करना यथार्थवादी है, या फिर हमें हमेशा थोड़ी सतर्कता, थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए? ये एक दुविधा है। हाँ, ये वो दुविधा है जिसके साथ शायद हम सब जी रहे हैं। वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।